हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था और आज आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 और क्लास 11th की फर्स्ट फिजिक्स का। तो चैप्टर नंबर 11 का नाम है कि दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। और इसके पहले के टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप सबको नोट्स दिए गए हैं तो आपने नोट्स बना लिया होगा। तो चलिए आज अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 बिना किसी देरी के। और आप लोग अच्छे से इसको भी तैयार कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है, यदि पूछता है दृढ़ पिंडों की गति चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दृढ़ पिंड क्या होता है। तो सब आपको ये पता होना चाहिए कि दृढ़ पिंड क्या होता है। तो चैप्टर के नाम में पहले ही है दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। आपको पता होना चाहिए दृढ़ पिंड क्या होते हैं। तो बाह्य बल लगाने पर जिन पिंडों के कणों में कोई परिवर्तन ना हो दृढ़ पिंड कहलाते हैं। अर्थात यदि किसी पिंड पर बाहर से बल लगाया जाए और उसके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको बोलेंगे दृढ़ पिंड। तो आप लोग लिखिएगा कि वे सभी पिंड जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार में कोई परिवर्तन ना हो दृढ़ पिंड कहलाते हैं। अथवा बाह्य बल लगाने पर जिन पिंडों के आकार में कोई परिवर्तन ना हो या जिन पिंडों के कणों के आकार में कोई परिवर्तन ना हो उसको बोला जाता है दृढ़ पिंड। तो आपको समझ में आया होगा कि वे सभी पिंड जिस पर बाहर से बल लगाने पर उनके कणों के आकार में कोई परिवर्तन ना हो दृढ़ पिंड कहलाता है। और घूर्णन गति क्या होती है? दूसरा आपका है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति का मतलब होता है कि कोई पिंड एक अक्ष के परितः जब चारों ओर गति करता है, वृत्तीय गति करता है, तो उसको बोला जाता है घूर्णन गति। जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के चारों ओर घूर्णन अक्ष के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति को बोला जाता है घूर्णन गति। जैसे मान लीजिए कोई एक अक्ष है, इस अक्ष के चारों ओर, ये अक्ष नहीं घूम रहा है, इस अक्ष के चारों ओर कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा है तो इसकी गति को बोलेंगे घूर्णन गति। किसी अक्ष के परितः कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति को बोला जाता है घूर्णन गति। घूर्णन अक्ष के परितः कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति को घूर्णन गति बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपका टॉपिक है बल आघूर्ण किसे कहते हैं। तो घूर्णन गति और दृढ़ पिंड आपको समझ में आ गए। नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, आप लोग रफ में लिखते चलिएगा। अभी जो बोला जा रहा है उसको एक बार रफ में आप लोग लिखते चलिए कि दृढ़ पिंड क्या होते हैं। तो बाह्य बल लगाने पर जिन पिंडों के कणों में या कणों के आकार में कोई परिवर्तन ना हो दृढ़ पिंड कहलाते हैं। और घूर्णन गति, जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति को बोला जाता है घूर्णन गति। अगला है आपका बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? तो बल आघूर्ण होता है ऐसा बल जो किसी पिंड को घूर्णन अक्ष के परितः घुमाता है। तो आपको पता है कि जब कोई पिंड किसी एक बिंदु के चारों ओर गति करता है तो अपने आप से तो करेगा नहीं, इस पर एक बल कार्य करेगा तभी ये पिंड इसके चारों ओर गति करेगा। तो उसी बल को कह रहा है कि जब कोई बल किसी पिंड को घूर्णन अक्ष के परितः घुमाता है या फिर घुमाने का प्रयास करता है, बल आघूर्ण कहलाता है। जब कोई बल किसी पिंड को घूर्णन अक्ष के चारों ओर घुमाता है अथवा घुमाने का प्रयास करता है तो उसको बोला जाता है बल आघूर्ण। और इसे प्रदर्शित करते हैं टाउ से।
इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर होता है एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। देखिए इसकी त्रिज्या है आर वेक्टर और एफ है इस पर फोर्स। तो आप क्या बताएंगे कि यहां से भी एक परिभाषा बना सकते हैं। इसके पहले आपको बल आघूर्ण की परिभाषा बताई गई है कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो एक ऐसा बल जो किसी पिंड को घूर्णन अक्ष के परितः घुमाता है अथवा घुमाने का प्रयास करता है, बल आघूर्ण कहलाता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। तो इसकी परिभाषा आप कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, या ये भी समझ लीजिए कि जहां आर क्या है तो पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी। देखिए घूर्णन अक्ष यहां पर है तो इससे दूरी है। जहां आर है, जहां आर वेक्टर बराबर पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी। और एफ क्या है, तो एफ एक बल है जो इस पिंड को घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो आप क्या बताएंगे कि एफ एक बल है जो इसे घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो आप यहां बता सकते हैं कि अतः बल आघूर्ण पिंड पर लगने वाले बल तथा पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। पिंड के घूर्णन अक्ष से दूरी और पिंड पर लगने वाले बल के गुणनफल को भी बल आघूर्ण बोला जाता है। देखिए बताएंगे क्या कि पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी r और पिंड पर लगने वाले बल के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो दो परिभाषाएं आपको मिल गई। और आप ये बता सकते हैं कि जो बल आघूर्ण है यह कैसी राशि है, तो एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। और इसकी विमा की बात की जाए तो विमा आप बताइए। यहां एफ की विमा क्या होती है, एफ की विमा आपकी होती है ml_2 ml_2 और आर की विमा होती है यल। तो आपका हो जाएगा ml_2 ये है विमा बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी विमा ml2t-2 होती है, t-2 होती है। और इसका जो अदिश परिमाण होता है, अदिश परिमाण की यदि बात की जाए, अदिश परिमाण, तो टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा हो जाएगा। टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा। ये आपका सदिश परिमाण है, अदिश परिमाण आप बोलेंगे इसको। और सदिश में ये होता है टाउ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। बताइए इतने पॉइंट में आपको कोई समस्या है? कोई समस्या है? एक बार फिर से समझ लीजिए। दृढ़ पिंड क्या होते हैं, तो वे सभी पिंड जिन पर बाह्य बल लगाने से आकार में कोई परिवर्तन ना हो या उनके कणों के आकार में कोई परिवर्तन ना हो। घूर्णन गति, जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। बल आघूर्ण, तो एक बल होता है जो किसी पिंड को घूर्णन अक्ष के परितः वृत्तीय गति कराता है अथवा कराने का प्रयास करता है, बल आघूर्ण कहलाता है। टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ वेक्टर बराबर एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर, जहां आर पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी है और एफ बल। तो आप बताएंगे कि पिंड की घूर्णन अक्ष से दूरी और उस पर लगने वाले बल के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी विमा ml2t-2 होती है और अदिश परिमाण टाउ बराबर एफ आर साइन थीटा। तो अब चर्चा कर लेते हैं कोणीय त्वरण पर। कोणीय त्वरण क्या होता है, तो जब हम लोग मान लीजिए इसको किसी अक्ष के परितः वृत्तीय गति कराएंगे तो इस पर एक त्वरण भी उत्पन्न होगा, उसी त्वरण को बोल देंगे कोणीय त्वरण। मतलब कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को
क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। तो आप बताएंगे जैसे रेखीय वेग परिवर्तन की समय दर को रेखीय त्वरण कहते हैं, तो वैसे कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। और इसे हम लोग लिख सकते हैं कि कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। तो कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। तो इसको हम लोग आगे कोणीय वेग त्वरण को अल्फा से लिखते हैं। अल्फा बराबर, नीचे आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कोणीय त्वरण को अल्फा से लिखते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन डेल्टा ओमेगा हम लोग लिख देते हैं, डेल्टा ओमेगा, और समय में परिवर्तन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबंध कि अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। जैसे आप लोग लिखते थे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो वैसे अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ये कोणीय त्वरण, तो कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और कोणीय त्वरण को हम लोग अल्फा से ये प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, कोण का मात्रक, कोणीय वेग परिवर्तन रेडियन प्रति सेकंड। तो यहां लिख देते हैं मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। बताइए, कोण का मात्रक रेडियन होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। और इसकी विमा की यदि बात करें तो विमा आपकी हो जाएगी t-2, विमा हो जाएगी t-2, t-2। और आगे देखिए, विमा आपको पता चल गया कि t-2 होता है। और यदि हम लोग रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध ज्ञात करें तो चलिए इसको मिटा देते हैं और रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध देखते हैं, क्या संबंध है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। यहां हमें एक फार्मूला पता है, हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है यस अपान आर। यहां से आपका यस बराबर आर थीटा हो जाएगा। और टी के सापेक्ष अवकलन अब हम लोग कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिलेशन टू टी, डिफरेंशिएशन विथ रिलेशन टू टी यानी कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ds बाई डी टी बराबर आर आपका बाहर डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ds बाई डी टी बराबर आर डी थीटा बाई डी टी, ये हो गया। और ds बाई डी टी आपका होता है v, क्योंकि ds बाई डी टी बराबर v होता है। और d थीटा बाई डी टी तथा आपका जो d थीटा बाई डी टी है उसके बराबर होता है ओमेगा। d थीटा बाई डी टी बराबर ओमेगा, आपने पीछे कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो यहां पर आ जाएगा v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। पुनः हम लोग अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, तो पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv बाई डी टी बराबर आर डी ओमेगा बाई डी टी। तो dv बाई डी टी वेग परिवर्तन बटे समयांतर त्वरण होता है, तो यहाँ a हो जाएगा और r यहाँ पर अल्फा, a बराबर r अल्फा आ जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि dv बाई डी टी बराबर होता है a तथा d ओमेगा बाई डी टी बराबर होता है अल्फा, अभी आपने पढ़ा यहां से। तो रख देते हैं ये a बराबर आर अल्फा, यही प्रतिबंध आ जाएगा आपका, a बराबर आर अल्फा है।
आपका किसमें रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, जहां आप ये बताएंगे, जहां ए आपका रेखीय त्वरण है, ए क्या है, रेखीय त्वरण, और आर आपको पता है, आर क्या है, वहां देखिए आपको बताया गया था कि घूर्णन अक्ष से पिंड तक की दूरी अर्थात त्रिज्या, और अल्फा क्या है, तो आपका अल्फा है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध है ए बराबर आर अल्फा, और इसको नोट कर लीजिए। देखिए कैसे समझना है, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, तो वी नो दैट थीटा बराबर यस अपान आर, ये आपको पता होना चाहिए। तो यस बराबर आर थीटा, यहां से टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे, और 2 बार अवकलन करेंगे तो ए बराबर आर अल्फा प्राप्त हो जाएगा, जहां सब संबंधों को हम लोग लिख देंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद के टॉपिक को हम लोग अब चर्चा करते हैं कि जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, तो चर्चा करते हैं जड़त्व आघूर्ण पर। तो आपको समझ में आ गया होगा रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण ये क्या होता है, तो आप बताएंगे कि जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः गति करता है तो उसके गति का विरोध होता है। यानी कि जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः गति करता है तो उसके सापेक्षिक गति का विरोध होता है, जिसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है तो उसके वृत्तीय गति का विरोध होता है, जिसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। अथवा दूसरी परिभाषा, जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है, जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, इसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। या फिर आप बताएंगे कि जब कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के परितः वृत्तीय गति करता है तो उसके गति का विरोध होता है, जिसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जिसे जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। 2 परिभाषाएं आपको मिल गई। और जड़त्व आघूर्ण को हम लोग आई से लिखते हैं। आई बराबर होता है यम आर स्क्वायर, जहां यम पिंड का द्रव्यमान है, यम क्या है, पिंड का द्रव्यमान, और आर आपको पता ही है त्रिज्या है, आर त्रिज्या है, और आई क्या है, तो आई जड़त्व आघूर्ण है। यहां से भी एक परिभाषा आप बना सकते हैं, तीसरी परिभाषा कि पिंड के द्रव्यमान और त्रिज्या के वर्ग के, या पिंड की त्रिज्या का वर्ग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। क्या बताएंगे, पिंड के घूर्णन त्रिज्या के वर्ग तथा पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। यानी आर का वर्ग इंटू एम का गुणनफल बराबर आई। तो ये हो जाएगा कि पिंड के घूर्णन त्रिज्या का वर्ग और द्रव्यमान के गुणनफल को बोला जाता है जड़त्व आघूर्ण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और आगे एक चीज आप लोग बताइएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण की राशि बताना है। जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे कि जो जड़त्व आघूर्ण है ये कौन सी राशि है। कमेंट करके आप बताइए। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का कि आप बताएं जड़त्व आघूर्ण कौन सी राशि है। और अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण की 3 परिभाषाएं आपको पता चल गई। और इसके बाद अब आगे देखिए कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होगा, प्रति नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके मात्रक की चर्चा करें तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम
और मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होगा। और जड़त्व आघूर्ण की विमा यहाँ से किलोग्राम द्रव्यमान है, तो इसकी विमा आपकी हो जाएगी, विमा क्या होगी, ml2 हो जाएगी इसकी विमा। तो मात्रक से ही विमा निकाला जाता है, तो द्रव्यमान किलोग्राम का मात्रक ये मास यानी केजी है, तो इसकी विमा m, और m स्क्वायर है तो इसकी विमा l। और आगे अब पढ़िए, यदि किसी निकाय में घूर्णन अक्ष के परितः n पिंड हों, यानी कि घूर्णन अक्ष के परितः कोई एक निकाय पूरा का पूरा बना हो, तो उसमें क्या होगा, यदि किसी निकाय में घूर्णन अक्ष के परितः n पिंड घूर्णन गति कर रहे हो, एक पिंड ना हो, n पिंड घूर्णन गति कर रहे हो, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 mn हो तथा त्रिज्याएं mu r1 r2 rn हो, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। मान लीजिए ढेर सारे पिंड गति कर रहे हैं, तो बताएंगे n पिंडों के लिए जड़त्व आघूर्ण, n पिंडों के लिए जड़त्व आघूर्ण बराबर I बराबर ऐसे बता सकते हैं m1 I1 स्क्वायर, I बराबर R हो जाएगा ऐसे, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर प्लस डैश डैश mn Rn स्क्वायर। तो इतना आ जाएगा आपका I बराबर m1 R2 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर, इसी प्रकार mn Rn स्क्वायर। अर्थात आप इसको संयुक्त रूप में ये लिख सकते हैं कि I बराबर और सिग्मा के रूप में कैसे लिखा जाता है जानते हैं आप, I बराबर सिग्मा लिखेंगे और m1 R1 है तो इसको मान लेते हैं I बराबर 1 से लेकर कहां तक गया है, n तक गया है, और mi ri स्क्वायर ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये आप ऐसे लिख दीजिएगा कि I बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा, I बराबर 1 से लेकर n तक और mi ri स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्रतिबंध। यदि किसी निकाय में n पिंड हो, तो किसी निकाय में n पिंड हो, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक निकाय है, इस अक्ष के परितः है, यहाँ पर आपका m1 गति कर रहा है, r1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका m2 है, m2 तो r2 हो जाएगा, यहाँ आपका m3 है तो r3 हो जाएगा, ऐसे यहाँ mn है तो rn। तो ये n पिंडों के निकाय के कारण है I यानी जड़त्व आघूर्ण। तो सभी पिंडों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, आपको पता चल गया। किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण सभी पिंडों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो n पिंडों के निकाय के कारण जड़त्व आघूर्ण जो है वो सभी पिंडों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। आगे जड़त्व आघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है, यहाँ से देखिए, द्रव्यमान पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष पर भी निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण किन किन बातों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व आघूर्ण कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखिए यहाँ से आप I बराबर m r स्क्वायर से कह सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल m, तो I बढ़ाएंगे तो m बढ़ेगा, यानी कि m बढ़ाएंगे तब भी I बढ़ेगा, और I प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, त्रिज्या बढ़ाएंगे तब भी जड़त्व आघूर्ण का मान बढ़ेगा। तो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है और द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों आप द्रव्यमान बढ़ाकर भी जड़त्व आघूर्ण बढ़ा सकते हैं और त्रिज्या को बढ़ाकर भी जड़त्व आघूर्ण को बढ़ा सकते हैं। तो अब इसके बाद आप लोग जड़त्व आघूर्ण के जो व्यवहारिक उपयोग हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक चीज आप याद रखिएगा, इतना आपको अच्छे से तैयार करना है, इतना आपको अच्छे से तैयार करना है। 2-3 पॉइंट और हम लोग पढ़ लेते हैं। तो घूर्णन त्रिज्या क्या होती है उसको हम जान लेते हैं। घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन
त्रिज्या क्या होती है? तो घूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं आप बता सकते हैं? आई बराबर एम आर स्क्वायर से बताइए। आई बराबर आपको पता है तो आप लिखेंगे वी नो दैट आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर आई बटे यम, और आर बराबर अंडर रूट आई बटे यम। तो यही हो जाएगी आपकी घूर्णन त्रिज्या, आर बराबर अंडर रूट आई बटे यम, आर बराबर अंडर रूट आई बटे यम। तो यहाँ आप इसको बता सकते हैं कि घूर्णन त्रिज्या का जो मान होता है वो जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। घूर्णन त्रिज्या का मान जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। अंडर रूट मतलब वर्गमूल, आई मतलब जड़त्व आघूर्ण, यम मतलब द्रव्यमान। तो घूर्णन त्रिज्या जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है। तो बताइए यहाँ आपको समझ में आया घूर्णन त्रिज्या क्या होती है? तो परिभाषा आप बताएंगे, अतः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण और उस पिंड का द्रव्यमान के अनुपात का वर्गमूल घूर्णन त्रिज्या के बराबर होता है। और इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, एक पॉइंट है घूर्णन गति के समीकरण। घूर्णन गति के समीकरण कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोग लिखते थे, आप बताइए, हम लोग लिखते थे सरल रेखीय गति के समीकरण, सरल रेखीय गति के समीकरण। तो देखिए घूर्णन गति के समीकरण आप हेडिंग लिखेंगे और वहां पर हम लोग क्या क्या रखते हैं? घूर्णन गति के समीकरण। यहां अब हमें तीन चीजें लिखना होगा। एक तो जो राशि है उसका नाम कैसे रखते हैं, और एक घूर्णन गति में और दूसरा रेखीय गति में। तो यहाँ रेखीय गति के लिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद घूर्णन गति के लिए हम लोग लिखेंगे। तो बताइए हम लोग राशि कौन कौन सी रखते थे? प्रारंभिक वेग रखते थे, राशि को हम लोग प्रारंभिक वेग मानते थे, बताइए होता था। तो यहाँ आप लिख देंगे प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग होता था, अंतिम वेग, समय होता था, विस्थापन होता था, समय होता था, विस्थापन होता था, और त्वरण होता था, त्वरण। तो बताइए रेखीय वेग में हम लोग इन सबको किन किन चीजों से? प्रारंभिक वेग को लिखते थे u से, अंतिम वेग को लिखते थे v से, समय को t से, विस्थापन को s से, और त्वरण को a से लिखते थे। तो यहाँ देखिए घूर्णन गति में जो आपका u है वो हो जाएगा ओमेगा नॉट, यानी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग ओमेगा हो जाएगा, समय आपका t ही रहेगा, दूरी विस्थापन यस है, विस्थापन यस है। तो यहाँ पर आपका जो विस्थापन हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा, थीटा डिग्री विस्थापन हो जाएगा। त्वरण को हम लोग यहाँ लिखते हैं अल्फा से। तो इतना आपको समझ में आया कि ये होता है आपका समीकरण के रूप में। यदि लिखते समय प्रारंभिक समीकरण, गति का प्रथम समीकरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे गति का हम सरल रेखीय गति के लिए लिखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। समझ में आया? तो गति के समीकरण में रेखीय और घूर्णन में दोनों में अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं रेखीय गति के लिए समीकरण। रेखीय गति में पहला समीकरण कैसे होता है, और यहाँ घूर्णन गति के समीकरण, घूर्णन गति के समीकरण। तो रेखीय गति के समीकरण हम लोग लिखते हैं v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो इसी को हम लोग उस प्रकार से लिखेंगे। तो v को क्या लिखते हैं? ओमेगा, ओमेगा बराबर u को लिखते हैं ओमेगा नॉट प्लस a को लिखते हैं अल्फा और t। दूसरा समीकरण यस को लिखते हैं थीटा, u होता है ओमेगा नॉट, और t को लिखते हैं t प्लस 1/2, a को लिखते हैं अल्फा और t स्क्वायर। दूसरा v स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा और थीटा। ये समीकरण आपके बन जाएंगे। तो यहाँ प्रारंभिक वेग ओमेगा नॉट, अंतिम वेग ओमेगा, टी आपका समय, थीटा है विस्थापन, और अल्फा है
त्वरण, यानी कि कोणीय त्वरण या घूर्णन त्वरण आप बोल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समीकरणों के प्रतिबंध, और इन सब का निगमन हम लोग करेंगे आगे। इसके 3 पॉइंट और आपको देखना है, लास्ट का ये 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले देखिए एक फार्मूला होता है रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध। यदि पूछा जाए यहाँ रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में संबंध, तो आप बताएंगे कोणीय विस्थापन में संबंध। तो रेखीय विस्थापन को हम लोग किससे लिखते थे, देखिए यस, और इसको लिखते हैं थीटा से। तो आपने अभी अभी एक फार्मूला बताया था आपको, यस बराबर आर थीटा। रेखीय विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में संबंध यस बराबर आर थीटा, और दूसरा रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो रेखीय वेग को हम लोग किससे लिखते हैं, देखिए v और u लिखते हैं। तो v बराबर आर ओमेगा आपका हो जाएगा, v बराबर आर ओमेगा, इसको भी आप लोग पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और तीसरा पॉइंट आपका है रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, ये अभी अभी आपको पढ़ाया गया, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध, कोणीय त्वरण में संबंध। तो इसका संबंध आपने अभी अभी क्या पढ़ा है, तो अल्फा बराबर आपने क्या पढ़ा, तो अल्फा बराबर आपने पढ़ा है, या फिर ए बराबर आर अल्फा आपने पढ़ा, ए बराबर आर अल्फा, ये आपका संबंध तीनों में, यस बराबर आर थीटा, वी बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा। अब हम लोग चर्चा करेंगे, जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहां देखेंगे घूर्णन गति के समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है, उनके बारे में। तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अभी आप वीडियो खत्म होने के बाद नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे आगे वीडियो में, दूसरे वीडियो में, और निगमन करेंगे घूर्णन गति के समीकरणों का, और यहीं पर देखेंगे लंब अक्षों की परमेय तथा समांतर अक्षों की परमेय। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।